स्वागतम। लास्ट क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को समझा था, उसके वंश को समझा था, किस तरह से वो गुलाम से सैनिक बना और किस तरह से उसने अमीर या आखुर के पद से उठता हुआ सेनापति बनता है किसका, मोहम्मद गोरी का। और किस तरह से वो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। लेकिन पूर्णतः स्थापना कौन, इल्तुतमिश करेगा, ये भी कहानी को मैंने बताया था। अ, एक बार मैं दिखा देता हूँ लास्ट क्लास में क्या किया था। आज हम इल्तुतमिश को समझने वाले हैं, उसके बाद रजिया सुल्तान को समझेंगे। एक बार देख लीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास का मतलब, ध्यान रखना कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, आप प्लेलिस्ट में जाइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास, वहाँ पर आपको सारी क्लासेज एक सीक्वेंस में लगी हुई मिलेंगी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। और सारी क्लासेज डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ में मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो हम इसको लेकर चले थे कि ये गुलाम वंश था, दास वंश या मामलुक वंश भी इसको बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, इस कुतुबी वंश को किया था। कुतुबी वंश को हमने देखा था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके लिए थोड़ा सा समझा था हमने। पहले मैंने एक कहानी बताई थी। देखो अब वही कहानी को मैं बार बार बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप लास्ट क्लास जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने कहानी बताई थी, एक संक्षेप में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि चार सुल्तानों को समझना है, दो तीन सुल्तान और एक ये रजिया सुल्ताना और तीस चौथा बलबन, ठीक है। इन चारों को, इनमें मैंने बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब वो दिल्ली की स्थापना करेगा तो लाहौर को राजधानी बनाएगा। वो क्या काम करेगा, वो आराम से रहने की कोशिश करेगा, यहाँ पर उतने लड़ाई झगड़े नहीं करेगा क्योंकि नया नया यहाँ पर आकर बसा है। उसकी सोच में ये पैटर्न देखने को मिलेगा, हमें उसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जितना हो सके जैसे कि वैवाहिक संबंध वगैरह से वो अपने आप को लड़ाइयों से, युद्ध से दूर रख सके। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि इल्तुतमिश को मैंने बताया, ये कहानी को बता दिया था कि किस तरह से यहाँ पर इसका दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का डेवलपमेंट हुआ। तो शमसी वंश को देखा, उसमें इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश में मैंने बताया कि वो यहाँ पर दिल्ली को राजधानी बनाएगा लाहौर से, क्योंकि इसने लाहौर को राजधानी बना रखा था। दिल्ली को राजधानी के बनाने के बाद में वो यहाँ पर पूर्णतः स्थापित होने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए वो क्या करेगा, सेना को सही ढंग से रखेगा। उसके लिए क्या करेगा, वो जनता को सही ढंग से रखने की कोशिश करेगा। उसके लिए क्या करेगा, जो विद्रोह हो रहे होंगे उनका सबका दमन करेगा। उसके लिए क्या करेगा, जो बाहर से कोई लड़ाई हो रही होगी उस लड़ाई को बचाने की कोशिश करेगा, नहीं करने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजों को मैंने कल समझाया था, आज बाकी इसमें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये तुर्के चालीसा, 40 दल का समूह बनाएगा जिससे कि अपनी ताकत को बढ़ा सके। उसके बाद रजिया सुल्तान आएगी, तो रजिया सुल्तान इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। और बलबन को हम देखेंगे कि बलबन क्या करेगा, अपना यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली तो पूर्णतः ही स्थापित होते हुए चल रही है, लेकिन ये जो तुर्के 40 था वो इन सबको मारता हुआ चल रहा है। जो 40 दल का सदस्य था तो वो मारते हुए चल रहे हैं इनको। अब मारते हुए चल रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, लौह रक्त की नीति लाएगा। कोई इसके खिलाफ आवाज ना उठाए, ये ऐसा करेगा, ठीक है। अपने आप को अफरासियाज ईरानी वंश का बताएगा, नोबोस पोबोस ऐसे अपने दरबार में वो चीजें सिजदा वगैरह करेगा, जैसे सुल्तान को सलाम करना है, लेट कर उसके पैरों को चूमना है। नौरोज त्योहार मनाएगा, पारसी वर्ष, जिस अपने आप को शाही वंशज बताएगा, इन सबसे बड़ा वंशज बताएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया था, डिटेल को, उसको जरूर देख लेना। और बाकी उससे पहले भी क्लास है, उनको भी देख लेना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो आज चलते हैं हम किस पर, समय देख लेना एक बार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210 तक। उसके बाद आराम शाह, ये मैंने बता ही दिया था। चार कौन थे, इसको दोबारा मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कई लोग जो पहली बार देख रहे होंगे वो गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पर चार किसको वो ध्यान रखने हैं आपको, सेनापति मोहम्मद गौरी के। पहला सेनापति यहाँ गजनी में कौन था, यालदोज था, यालदोज। दूसरा सेनापति यहाँ मुल्तान सिंध में कौन था, कुबाचा था। तीसरा सेनापति यहाँ पर लाहौर और दिल्ली में कौन सा बन गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया है, ऐबक हम लिख लेंगे इसको, ऐबक। और चौथा सेनापति यहाँ बख्तियार खिलजी, तो ये बख्तियार बन गया है, बख्तियार खिलजी। तो ये चार सेनापति थे। अब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ जाएगा, इल्तुतमिश, और ये सारा का सारा उस पे अधिकार में हो जाएगा। ऐबक ने क्या किया था, इन दोनों से वैवाहिक संबंध बनाए थे, ये भी बता दिया था, समझा दिया था उसको डिटेल में। अब ये इल्तुतमिश क्या करने वाला है, इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने वाला है, ठीक है। तो इसी चीज को आज देखना है कि किस तरीके से इल्तुतमिश बढ़ेगा। तो ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है और राजधानी क्या करेगा, ये दिल्ली को राजधानी बनाएगा। तो इसे समझते हैं, ये क्या है, शमसी वंश का पहला शासक इल्तुतमिश।
तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बार देख लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए कि कुरान खां इसको बोला गया है, लाख बख्श बोला गया है, पील बख्श बोला गया है, मोहम्मद गोरी का गुलाम है, दामाद है, अमीर आखुर के पद पर था, उसके बाद सेनापति बना। तराइन का युद्ध, खोखरों के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया। युद्ध के बाद भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना। मुल्तान सिंध को छोड़कर उत्तर भारत का शासक बन गया गोरी की मृत्यु के बाद में। याल्दो से की पुत्री से विवाह कर लिया और कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसी को माना गया है, लेकिन इसने राजधानी अपनी कहाँ रखी? लाहौर रखी थी। मोहम्मद गोरी के भतीजे ने क्या किया था? इसको दास मुक्ति पत्र दिया और सुल्तान की उपाधि थी, लेकिन ये सुल्तान की उपाधि धारण ना करके क्या बोलता था अपने आप को? मलिक और सिपर सलार। ये मलिक सिपर सलार क्या है? जब इसका दिल्ली सल्तनत का मैं प्रशासन समझाऊंगा पूरा, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग लेवल पर क्या चलते थे, पद चलते थे। तो सिपर सलार इतने सैनिकों वाला, इतने क्षेत्र वाला, इसको अमीर बोलेंगे, इसको मलिक बोलेंगे, इसको सिपर सलार बोलेंगे। तो ये अपने आप को यही कहलाता था। न तो अपने नाम के सिक्के चलाए, ना खुद पर परवाया। हसन निजामी इसी के दरबार में रहता था। चौगान खेलते हुए इसकी लाहौर में मृत्यु होगी। लाहौर में इसका मकबरा है। इसके बाद आराम शाह आता है, लेकिन आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बन जाता है। इसने निर्माण कार्य क्या करवाया, ये भी समझाए थे मैंने कि शुरुआती तौर पर जो भारत में मस्जिद स्थापित करवाएगा वो यही करवाएगा। तो कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान वाले राय पिथौड़ा वाली जगह। कहाँ? दिल्ली में। दूसरी चीज थी कौन सी? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन में तैयार हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया। 2.5 दिन कहने को था, लेकिन टाइम तो ज्यादा लगेगा। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होगा? इसको बनवाएगा अजमेर में। कहाँ पर? जो विग्रहराज चतुर थे बीसलदेव, उनके जो महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय, उसकी जगह पर। और कुतुब मीनार की ये नींव रखता है। इसको ये पूरा नहीं करवा पाया था, जिसको पूरा कौन करवाएगा? इल्तुतमिश करवाएगा। तो आज करते हैं हम इल्तुतमिश को। तो 1211 से 1216 तक, या 1210 से 1216 तक, ठीक है, इल्तुतमिश का शासन आता है। अब ये इल्तुतमिश क्या है, तो इसको ध्यान से समझना। मैंने पहले हालांकि कल बता दिया था, क्लास में डिटेल में समझाया था। चारों शासकों को जब समझाया था तो उसमें समझा दिया था, लेकिन फिर भी इसकी सोच, इसके कॉन्सेप्ट को हल्का सा समझ लेते हैं कि ये क्या करेगा कि ये अपने आप को इस तरह से दिल्ली में स्थापित करेगा जिससे कि जो विद्रोह हो रहे हैं वो अलग हो सके, बाहर से जो आक्रमण हो रहे हैं वो खत्म कर सके, साथ के साथ अपना क्षेत्र विस्तार कर सके और पूर्णतः स्थापित कर सके। इसको यहाँ का राजा पूर्णतः मान लिया जाए। अब उसके लिए क्या करेगा? ये चालीसा का गठन करेगा, चहलगानी जिसको बोलते हैं, तुर्क अमीरों का समूह, जिससे कि वो इसको सपोर्ट कर सकें। अकेला है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लड़ाई कर सकता है, लेकिन जब हमें 40 लोगों का और बड़े लोगों का, अमीर लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो उसके लिए ये तुर्क चालीसा का गठन करता है। अपने जो सैन्य विभाग है उसको सही तरीके से चला, सॉरी, जो सेना है उसको सही तरीके से रखता है। तो ये इस तरह से काम करेगा। जो इसके आसपास के राजपूत राजा हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उनका फायदा उठाता है और एक एक राजपूत से लड़ाई करके उनको अलग हटाता है। तो ये सब काम ये करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन है। बता दिया था लास्ट क्लास में ही, इलबरी तुर्क है। इलबरी तुर्क कौन कौन है? एक तो इलबरी जाति का है, मतलब एक इल्तुतमिश, और दूसरा बलबन भी इलबरी है। तो ध्यान रखना है दोनों को। शमसी वंश की शुरुआत करेगा इल्तुतमिश, ठीक है। शमसी वंश का यहाँ पर शुरुआत कर रहा है शमसुद्दीन, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है और दामाद है। तो दास कौन होता था वो भी मैंने बताया था कल, और दामाद उसको बना लिया जाता था। तो दास का मतलब क्या था? दास का मतलब वो था कि जब बाजारों से, दोबारा संक्षेप में बता रहा हूँ, कल की क्लास देखी होगी तो पता ही होगा, कि बाजारों से जब किसी व्यक्ति को खरीद लिया जाता था और उसकी योग्यता के आधार पर उससे कोई काम करवाया जाता था तो उसको दास बोलते थे। फिर उसकी योग्यता के आधार पर, चाहे वो लेखक है, सेना में है, या कोई और काम कर रहा है, बाजार का काम कर रहा है, तो वो उसमें ही आगे बढ़ता चला जाएगा, जितना उसकी योग्यता होगी वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये ऐबक ने खरीदा हुआ था, और खरीदने के बाद इसको सेना में भर्ती कराया गया। सेना में ये आगे बढ़ता है, ये सरजनदार का पद ग्रहण करता है। आगे जाकर ये सेनापति के रूप में बन जाता है। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है? इसी से कर देता है जब ये सेनापति बन जाता है। तो ये उसका दामाद भी हो गया, ये चीज बता दी थी। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? ये है। तो गुलाम का भी गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ऐबक ने
सरजानदार यानी कि शाही अंगरक्षकों का सरदार व अमीर ए शिकार का पद दिया। तो शाही अंगरक्षकों का सरदार यानी कि ऐबक ने इसे क्या पद दिए थे? सरजानदार का पद दिया और फिर अमीर ए शिकार का इसको पद दिया गया। ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। मैंने ये भी बताया था कि ये ध्यान रखना है कि ऐबक जो दास था, गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो ऐबक को किसने दास्ता से आजाद किया था? तो गौरी के किसके भतीजे ने, ये लास्ट क्लास में बताया था, गौरी के भतीजे ने उसको आजाद किया था दास्ता से, दास्ता मुक्ति पत्र देकर। और इल्तुतमिश को कौन आजाद कर रहा है? खुद ऐबक ही उसको दास्ता से मुक्त कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, और अपनी पुत्री का विवाह करता है। ऐबक की मृत्यु के समय ये क्या था? बदायूं का सूबेदार था। अब इसकी कहानी को देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो ऐबक की जब मृत्यु होती है तो ये कहाँ पर था? ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं कहाँ? उत्तर प्रदेश वाला बदायूं। तो वहां का सूबेदार था, ध्यान रखना है इस चीज को। ऐबक के अयोग्य पुत्र आराम शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली को राजधानी बनाया और वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो हुआ क्या था कि ऐबक की मृत्यु जैसे होती है तो तब आराम शाह को शासक बना दिया जाता है। अब क्यों बना दिया जाता है तो वो समझो। इनके टाइम पर क्या होता था कि ये अपने आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। लेकिन ऐबक की मृत्यु कैसे होगी? पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए अचानक से लाहौर में खेल रहा था वो, और वहीं पर उसकी मृत्यु होगी। अब जब अचानक से मृत्यु होगी तो उत्तराधिकारी उसने चुना नहीं। लेकिन जो तुर्क अमीर थे उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने आराम शाह को क्या बना दिया? अ, यहाँ का शासक बना दिया। लेकिन आराम शाह क्या था? एक अयोग्य व्यक्ति था, वो शासन नहीं कर पाया। तब ये खबर पहुंचती है किसके पास में? ऐबक के दामाद के पास में। और दामाद कौन है? इल्तुतमिश। तो जब ऐबक के दामाद यानी कि इल्तुतमिश के पास ये खबर पहुंचती है तो उस समय ये बदायूं में था। बदायूं से ये कहाँ पर पहुंचता है? दिल्ली, लाहौर पहुंचता है, और वहां खुद को शासक घोषित कर देता है उन्हीं अमीरों की सहायता से। तो आराम शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली को क्या कर रहा है? राजधानी बना रहा है। जबकि पहले राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी ऐबक के टाइम पे। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन है? इल्तुतमिश ही है। ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अब से पहले क्या राजधानी थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि दिल्ली को स्थापित किया है, दिल्ली को राजधानी बनाया है, और दिल्ली में ये उसको स्थापित करते हुए, उसका विस्तार करते हुए ऐसे काम करेगा कि इसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। तो दिल्ली का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश, गुलाम का गुलाम। इल्तुतमिश का एक वजीर है, इसे याद रखना है, निजामुल मुल्क जुनैदी। हालांकि इसके दो सेनापति हैं मुख्य, लेकिन निजामुल मुल्क जुनैदी, इसको ध्यान रखना है। तो ये कौन है? इल्तुतमिश का वजीर ही है। बाकी जो सभी के सेनापति हैं, चाहे वो ऐबक का है, इल्तुतमिश का है, या फिर आगे हम देखेंगे रजिया सुल्तान का है, किसी का भी है, तो उसको हम इसके प्रशासन में समझेंगे जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे तो वहां पर। तो यहाँ निजामुल मुल्क क्या है? जुनैदी इसका वजीर है। और यहाँ पर इसके दरबार में कौन रहता है? प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हास उर सिराज, इसके दरबार की चर्चा की है मिन्हास उर सिराज ने तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी नासिरुद्दीन महमूद को लेकर एक उसकी व्याख्या की है। नासिरुद्दीन महमूद कौन है? इसका किसका? इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद शाह इसका पुत्र है। तो उसी के बारे में तबकात नासरी में चर्चा की गई है। तो तबकात नासरी इस समय का इतिहास बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको किसने लिखा है? मिन्हाजुस सिराज ने। तो इल्तुतमिश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से? मिन्हाजुस सिराज की किससे? तबकाते नासरी से मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश क्या था? गुलामों का गुलाम, ऐबक का दामाद और दास था, इलबरी और शमसी वंश का था। ऐबक ने सरजानदार और अमीर शिकार के पद पर रखा, दास्ता से खुद मुक्त किया, बदायूं का सूबेदार था मृत्यु के समय ऐबक की। अयोग्य पुत्र किसको? आराम शाह को हटाकर ये खुद दामाद बनेगा, दिल्ली को राज वो सॉरी खुद गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली को राजधानी बनाया और उसकी वास्तविक स्थापना की। ठीक है, इल्तुतमिश की शासन नीतियां क्या थी? उन शासन नीतियों को जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इसे अगर समझेंगे डिटेल में तो प्रशासन में समझेंगे, फिलहाल यहाँ भी देख लेते हैं। इक्ता व्यवस्था में सभी सैनिकों और गैर सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो उनको जागीरें दे दी जाती थी, भाई यहाँ जागीर आपके नाम की है। तो इसको मैंने समझाया था जब लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर
हाँ, आप किसी को मतलब कोई व्यक्ति है वो गवर्नमेंट सैलरी पा रहा है, सैलरी मिल रही है, तो उसका वजूद उतना नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट उसको बंगला दे दे, एक आईएएस का अधिकारी है और उसके गेट के बाहर लिखा हो कि आईएएस अधिकारी का आवास, सरकार द्वारा दिया गया आवास, ठीक है, तो उसका वजूद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसने अपने प्रशासन का, अधिकारियों का वजूद बढ़ाने के लिए और स्थायित्व बनाने के लिए क्या किया, इक्ता व्यवस्था शुरू की, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि वली होते थे, इक्तेदार होते थे, ठीक है, और विलायत बोला जाता था, तो वो हम इसके प्रशासन में समझेंगे कि इक्तेदार के नीचे कौन आता था, फिर उसके नीचे कौन आता था, फिर उसके नीचे कौन आता था, तो ये हम वहां पर देखेंगे। तो फिलहाल इक्ता, भूमि को इक्ता कहा जाता था, और लेने वाला कौन होता था, इक्तार होता था। तो सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को क्या इक्ता व्यवस्था शुरू की, और उन्हें नकद वेतन के बदले भूमि दान की, जो भूमि की प्रथा जो चालू की, वो इल्तुतमिश ने चालू की। तो ध्यान रखना है, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की है, इल्तुतमिश ने। तुर्क ए चहलगानी या तुर्क ए चालीसा का गठन किया, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जो तुर्क अमीर हैं, तुर्क सरदार हैं, तुर्क में जो शक्तिशाली लोग हैं तुर्की, तो उनको क्या करा है इसने, उन तुर्क को अपने साथ मिलाया, और उनका एक ऐसा मान ले कि एक मंत्रिमंडल बना दिया कि भैया तुम, अगर मुझ पर, ये एग्जाम्पल भी मैंने कल दिया था कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, तो वहां पर इसका एग्जाम्पल दिया था, यदि किसी एक देश पर भी, यूरोपीय संघ के किसी एक देश पर आक्रमण होता है, तो सभी पर आक्रमण माना जाएगा, ऐसा उसकी संधि कहती है। तो वैसे ही इसने तुर्क चालीसा का गठन किया, चहलगानी का गठन किया। अगर किसी के एक के भी ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो मतलब सभी के ऊपर आक्रमण माना जाए, तो एक मिलके कुल मिलाकर एक शक्तिशाली समूह बन जाता है, जो इसके लिए काम करेगा, इसका साथ देगा। तो उसका गठन कौन कर रहा है, तुर्क चालीसा का इल्तुतमिश कर रहा है। बगदाद के खलीफा से 1229 में सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। सुल्तान ए आजम यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला व्यक्ति था। इसको ध्यान रखिए, सुल्तान की उपाधि धारण की और खिल्लत प्राप्त किया, ठीक है। वहां पर मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, उसको जो गौरी का भतीजा है वो दास्ता से मुक्त करेगा और सुल्तान की उपाधि देगा। लेकिन वो सुल्तान की उपाधि धारण कर कर दरबार में नहीं बैठता था, वो बोलता था कि मैं तो क्या हूँ, एक सिपह सलार हूँ मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं जनता की सेवा के लिए हूँ, जनता के लिए काम करने वाला हूँ, मैं अपनी सेना जो है उसका एक अधिकारी हूँ। तो वो ऐसा बोलता था। लेकिन इसने क्या काम किया, बगदाद के खलीफा से, खलीफा का क्या मतलब है, इसको मैंने समझाया था जब इस्लाम का उदय, हमने देखा था इस्लाम का उदय और भारत पर पहले आक्रमण, ये वाली क्लास की थी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो पता चल जाएगा। तो इस क्लास में मैंने समझाया था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ था और ये भारत की तरफ कैसे बढ़ के आए। तो वहां पर मैंने बताया था कि जो मोहम्मद हजरत साहब थे, उनके बाद में, क्योंकि वो अकेले ही रहे थे जो ये बोलते थे कि मैं, अल्लाह ने मुझे भेजा है और मुझे मानो, या जो भी था, उसके बाद में क्या हुआ, खलीफा का पद बन गया था। खलीफा में मैंने 4 खलीफा बताए थे, जैसे अबू बकर था, है ना, तो वैसे ही 4 खलीफा थे जिन्होंने उनके बाद काम किया। और बाद वाले खलीफाओं में क्या आएंगे, उस्मानिया, अब्बासी, है ना, ये खलीफा आ जाएंगे, उम्मैदिया। तो 2 तरह के खलीफा हो जाएंगे जिनसे आपस में लड़ाइयाँ होंगी। तो उनमें से ही बगदाद का जो खलीफा था उस समय पर, अगर उससे मिल जाए, किसी को प्रमाण पत्र मिल जाए, तो इसका मतलब वो उसका, उसकी तरफ से इस्लाम का आगे बढ़ाने वाला है। तो बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान आजम, मतलब खलीफा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला है, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधित्व करने वाला है। और खलीफा का प्रतिनिधित्व दुनिया में करने वाला जो है वो कौन है, सुल्तान है। तो बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने वाला, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला, ये कौन था, पहला सुल्तान था। इस बात को ध्यान रखें, 1229 में इसको ये मिला था। तो खलीफा से उपाधि लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान, प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, मतलब इसको प्रमाण पत्र मिल गया, उपाधि मिल गई, तो वैधानिक सुल्तान हो गया इल्तुतमिश। न्यायप्रिय शासक था, इसको भी ध्यान रखेंगे, न्यायप्रिय था। और महल में न्याय के लिए क्या करवा रखा था, क्योंकि देखो, स्थायित्व बनाना है आपको, कहीं पर जाकर दूसरी जगह रहना है, अपने आप को बसाना है, तो जनता को, वहां की प्रजा को, वहां के लोगों को तो साथ लेना पड़ेगा। तो वही काम इसने किया कि जनता को साथ में लेने के लिए न्याय किया, और महल के सामने 2 शेरों की मूर्ति स्थापित करवा दी, और उनके गले में न्याय की घंटी बंधवा दी। मतलब 2 शेर दोनों तरफ, और उनके गले में घंटी बंधवा दी। अब क्या होता था, अगर किसी को न्याय लेना होता था, किसी का अन्याय हो रहा है किसी के साथ में, तो वो लाल कपड़े पहन कर जाता, ऐसा मतलब रिवाज था, लाल कपड़े पहनता और जाकर घंटी बजा देता।
अब उसकी बात सुनी जाती, उसके साथ फिर न्याय होता। तो ये महल के सामने ये बनवा दिया, न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल कपड़े धारण करके वहां पर पहुंचता था। अब यही चीज हम देखेंगे आगे रजिया सुल्तान में। जब रजिया सुल्तान लोगों के सामने खड़ी होती है मस्जिद के आगे, तो वो कैसे लाल रंग के कपड़े पहने हुई होती है, और उसका मतलब क्या था इस चीज का, कि न्याय मिलना चाहिए जनता को, ये उस बात का प्रतीक था। तो ये न्यायप्रिय शासक था इल्तुतमिश, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की पहला शासक था। तुर्क चालीसा का गठन किया चहलगानी का, इक्तादार इक्ताब व्यवस्था शुरू की, और नकद वेतन के बदले भूमि देने की शुरुआत की। ये चीज, निर्माण कार्य क्या किए इसने, तो दिल्ली में टकसाल स्थापित करवाया। भाई जब कहीं पर रहोगे, ये चीज मैंने कल समझा दी थी, बहुत सारी चीजें कल समझाई हुई हैं, फिर भी मैं आज दोबारा समझा देता हूँ। जब कहीं पर रहोगे, संक्षेप में बताता हूँ, जब आप कहीं पर रहोगे तो तब क्या होगा, आप मतलब ऐसा मानो कि देश का वजूद किससे है, सबसे पहला वजूद पैसे सिक्के से, करेंसी से। आपकी करेंसी आपके भारत में कहीं भी चल सकती है, बाहर नहीं चलेगी। तो देश का वजूद कहाँ से आया, करेंसी से। तो पहली पहचान हमें करेंसी से होती है। तो क्या हुआ, इसने टकसाल स्थापित करवाया। टकसाल का मतलब जहां टका बनता हो, जहां पैसा मोहर लगाई जाती हो, तो वो टकसाल। पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, ध्यान रखना है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। और सिक्के कैसे जारी किए थे, दो तरह के, एक तो टका, एक क्या, जीतल। टका कैसा होता था, चांदी का होता था, चांदी का टका, और तांबे का जीतल। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो चांदी का टका, कई बार इसको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, तांबा पीतल है ना, तो तांबा जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल होता था। तो ये किसने चालू करवाए, टका और जीतल, ये इल्तुतमिश ने चालू करवाए। ये शुद्ध अरबी सिक्के थे। और इनमें सिक्कों पर ऐसा भी मिलता था कि नंदी के आकृति मिलती थी हमें सिक्कों पर, तो वो यहाँ पर लिखा नहीं है फिलहाल, तो उसको हम देखेंगे सिक्कों वाली क्लास में, मतलब उसमें। तो फिलहाल शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, टकसाल स्थापित करवाया दिल्ली में। सिक्कों पर टकसाल लिखने, ये लिखने नहीं है, लिखने, लिखने की परंपरा शुरू की। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा शुरू की, वो किसने की, इल्तुतमिश ने की। ये बात को भी ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार ने, सॉरी, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवा दी थी, दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार बनवा दी। अब इसका काम शुरू हो गया, तो एक मंजिल, दो मंजिल, और जब ये आगे बढ़ाता है तो इन मंजिलों को कौन पूरा करवाता है, इल्तुतमिश पूरा करवाएगा। फिर अगला शासक आएगा, एक आगे चल के शासक आएगा, वो क्या करेगा, इसमें दो मंजिल और ऐड करवा देगा। ठीक है, फिर एक अंग्रेज आएगा जो इसकी मरम्मत करवाएगा। तो इस कुतुब मीनार से 4 से 5 नाम जुड़े हुए हैं, उनको हम जब भारत का वो देखेंगे निर्माण, तो उसमें इस चीज को समझेंगे। तो फिलहाल कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवा रहा है ये। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवा रहा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा मतलब दिल्ली में। तो दिल्ली का सुल्तानगढ़ी जगह है, पता ही होगा, तो वहां पर एक मकबरा बनवाता है। किसके लिए बनवाता है, तो इसका सबसे बड़ा पुत्र जो था, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। कई बार ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद एक सबसे बाद वाला शासक आएगा शमसी वंश में। तो उसको मैं अभी क्लियर करूंगा, क्योंकि किताबों में वो क्लियर करके नहीं दे रखा, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है उस चीज में। तो फिलहाल इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है नसरुद्दीन महमूद है, उसके लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको इसने, अभी देखेंगे जब हम, तो वहां पर पता चलेगा कि एक लड़ाई में भेजा, उस दौरान उसकी मृत्यु होगी। इसी को वो सबसे ज्यादा चाहता था, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे को सबसे ज्यादा, मतलब योग्य यही था। तो इसी को क्या, सुल्तान बनाना चाहता था, और इसी को सबसे ज्यादा चाहता था। अब जब इसकी मृत्यु होगी तो इस बात से ये बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसके लिए मकबरा बनवाया। और उसी मकबरे में इच्छा की कि मुझे भी यहीं दफना दिया जाए, तो इसको बाद में उसी मकबरे में दफना दिया। तो इसका मतलब इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, सुल्तानगढ़ी में। इसके साथ साथ और किसे दफनाया गया है, तो यहाँ पर इसके बेटे पुत्र नसरुद्दीन महमूद को दफनाया गया था। इससे पहले ही भारत का जो पहला मकबरा है, वो कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भारत का पहला संगमरमर निर्मित मकबरा किसी और का होगा। दोहरी गुंबद वाला मकबरा किसका, अलग होगा। पहला पूर्ण मुस्लिम स्थापत्य में मकबरा कोई अलग होगा। तो वो अलग अलग मकबरे आएंगे। एक क्लास में मैंने हालांकि समझाया हुआ है, और बाद में इसको समझाऊंगा मैं अलग से। तो फिलहाल पहला मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। पहली मस्जिद कौन सी है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दो किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता कौन है? इल्तुतमिश। क्यों है? क्योंकि उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो था उसमें इस मकबरे पर क्या थी? एक गुंबद बनवाई। गुंबद का पता होगा, ये वाली चीज। तो ये वाला जो गोल गोल बनवाया ऊपर, वो इल्तुतमिश ने बनवाना चालू किया, और उसकी वजह से गुंबद निर्माण का पिता जो भारत में कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ध्यान रखना। एक शमसी तालाब बनवाया अपने नाम पर, शमसुद्दीन शमसी नाम पर एक तालाब बनवाया मोहम्मद गोरी की याद में, मदरसा ए मुअज्जी। मुअज्जी क्यों? क्योंकि उसका नाम था, है ना, मुइजुद्दीन। और अपने पुत्र की याद में नासिरी मदरसा बनवाया। तो नासिरी मदरसा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, पुत्र की याद में। मदरसा ए मुअज्जी, जो पहले मदरसे बने भारत में, उन वो मदरसे हैं ये, तो शिक्षा के केंद्र। तो यहाँ पर मदरसा ए मुअज्जी मोहम्मद गौरी की याद में कौन बनवा रहा है? इल्तुतमिश बनवा रहा है। तो जब इसके कामों को देखेंगे तो मुख्य काम क्या है? दिल्ली में टकसाल बनवा रहा है, टकसाल से सिक्के बनवा रहा है, सिक्के में टका और जीतल बनवा रहा है, टका चांदी का, जीतल किसका? तांबे का। और टकसाल पे नाम लिखने की प्रथा यही चालू करवा रहा है। नंदी की आकृति बनवा रहा है जो सिक्के हैं उन पर। शुद्ध अरबी के जो पहले सिक्के भारत में चला रहा है तुर्क कोई है, तो वो कौन है? इल्तुतमिश है। उसके बाद में जो निर्माण हम देख रहे हैं उसमें कौन है? जो कुतुब मीनार थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू की थी, उसकी अगली मंजिलों को पूरा करवा रहा है, निर्माण कार्य पूरा करवा रहा है। और साथ में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवा रहा है अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए, और बाद में खुद भी उसमें दफन हो जाता है। पहली बार भारत में कोई मकबरा बना था, तो जब ये मकबरा बना तो उसमें गुंबद भी थी। तो गुंबद निर्माण का पिता भी इल्तुतमिश को कहा गया है। भारत का पहला मकबरा जो है वो भी कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तो इसको ध्यान रखना है। साथ के साथ शमसी तालाब बनवा रहा है, दो मदरसे बनवा रहा है। एक मुइजुद्दीन, यानी कि किसकी? मोहम्मद गौरी की याद में। और दूसरा कौन सा? नासिरी मदरसा। तो ये इल्तुतमिश के निर्माण कार्य थे। दमन और विजय अगर हम देखें, मैंने बताया कि ये क्या करेगा? जो विद्रोह है उनका दमन करेगा, और बाकी आसपास के जो छोटे छोटे राजा हैं उनको जीतने की कोशिश करेगा, जहां जहां जीत सकता है। तो उसी में हम देखें तो दिल्ली के षड्यंत्र, अमीरों, कुतबी, मुअज्जी, तुर्क सरदारों का दमन किया। मतलब जो भी इसके खिलाफ उठ रहे थे, जो तुर्क सरदार थे, उनका दमन कर दिया। जो इसके साथ खड़े हुए, उनको क्या किया? उन तुर्क अमीरों को, तुर्क सरदारों को, शक्तिशाली लोगों को अपने साथ में मिला के तुर्क के चालीसा बना दी। तो ये पहला काम हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। उसके बाद में मैंने बताया कि किसके? मोहम्मद गौरी के चार सेनापति गिनवाए थे। सबसे इधर वाला गजनी वाले क्षेत्र में कौन था? यालदोज था। उससे इधर वाला कौन था? कुबाचा था। तो दोनों ही क्या है? इधर के लिए इसके क्या, अ, थोड़ी सी इसको टेंशन रहेगी कि कहीं ये ना कहीं आक्रमण ना कर दें। तो उसके लिए जरूरी था इन दोनों को हटाना। तो यालदोज को हटा दिया। गजनी के कैसे हटाया? 1215-16 की बात है। उसमें तराइन के मैदान में यालदोज की हत्या कर दी। ठीक है, उसको हराकर हत्या कर दी उसकी, यालदोज की। पूछा जाता है, आपको दो युद्ध याद होंगे तराइन के। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी हार जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कब की बात है? तो तराइन का पहला युद्ध जो था वो हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध अगर आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है इस बात को, तो तराइन का तीसरा युद्ध हो रहा है 1200, इसके बहुत बाद में, 1215-16 के आसपास में। तो ये था तराइन का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? तो इल्तुतमिश और साथ में क्या? यालदोज। दोनों, ये कौन है? मोहम्मद गौरी का सेनापति है। कहाँ का? गजनी वाला। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में गजनी का जो शासक है वो कौन है? यालदोज है। और इल्तुतमिश कौन है? गुलामों का गुलाम, मतलब मोहम्मद गौरी के गुलाम, ऐबक का भी गुलाम और दामाद, यानी कि उसका सेनापति। और नया शासक किसका? दिल्ली का। तो ये क्या करता है? यालदोज पर आक्रमण करता है तराइन के युद्ध में, तीसरे युद्ध में, और इसको मार देता है। ठीक। तो अब क्या हुआ? गजनी वाला क्षेत्र इसका हो गया। उसके बाद में क्या हो रहा है? कुबाचा के उच्च वाले, यानी कि मुल्तान वाले, सिंध वाले क्षेत्र को भी ये कब्जा लेता है। कैसे कब्जा जाता है? तो इसने यहाँ पर दो नीतियां चालू की। एक तो ये वाला मंगवरनी, ये वाली, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई पॉइंट है, दोनों को ध्यान रखना है। क्या हुआ था यहाँ पर? पहले इसको पढ़ लेते हैं। 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारिज्म के जलालुद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। जलालुद्दीन सिंधु में कुबाचा की तरफ बढ़ा और उच्च पर कब्जा कर लिया। तो 1228 में चंगेज खां की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा के क्षेत्र पर
कब्जा कर लिया। मंगबरनी को शरण देने से मना करके दिल्ली से को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। देखो होता क्या है, चूहे बिल्ली का खेल होता है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि वो खेल कैसे हुआ। अब उसके लिए थोड़ा सा मैप को समझने की जरूरत है, यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। ये इंडिया, इतने से ही चल जाएगा काम। ये इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, मुल्तान वाला क्षेत्र, ठीक। मुल्तान वाला क्षेत्र, और यहाँ पर ये सिंध वाला, मुल्तान सिंध, ये किसके कब्जे में था, तो कुबाचा इसका शासक था। यहाँ पर गजनी वाला क्षेत्र यालदोज का था, तो यालदोज को तो पहले ही हटा दिया, इसका तो काम खत्म कर दिया। अब बचा कौन, कुबाचा बचा। तो इस कुबाचा को क्या हो रहा है, एक शासक है कौन, मंगबरनी, डाकू लुटेरा टाइप का शासक छोटा सा। तो वो क्या करता है, वो किस यहाँ की तरफ बढ़ता है, यहाँ से तो उसको खाली मिल गया, तो ख्वारिज्म से जब यहाँ की तरफ आया, किसकी तरफ, कुबाचा की तरफ। क्यों आया, क्योंकि उसके पीछे एक और व्यक्ति लगा हुआ है। यहाँ मंगोल ऊपर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर बना रहा हूं मैं मंगोल, क्योंकि यहाँ पर मंगोलिया है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें, यहाँ पर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ऐसे इधर से इधर की तरफ ख्वारिज्म की तरफ एक व्यक्ति बढ़ता हुआ आ रहा है, कौन, चंगेज खां, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। तो ये है चंगेज खां, ऊपर वाला मंगोल आक्रमणकारी, मंगोलिया से आ रहा है। तो ये चंगेज खां बहुत क्रूर आक्रमणकारी था, जिधर को निकलता उधर मार काट मचाता हुआ जाता, इसे मतलब नहीं है कोई सैनिक है, कोई जनता है, कोई मतलब गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, सबको मारता हुआ काटता हुआ चले जाना है, ठीक है। तो चंगेज खां का एक नाम होता था दहशत का नाम। तो इस दहशत जब ये आगे बढ़ता है, तो ये बढ़ा कहाँ, ख्वारिज्म के जलालुद्दीन मंगबरनी की तरफ। जलालुद्दीन फिरोज खां नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं है, ये जलालुद्दीन मंगबरनी है। कई बार इस बात में कंफ्यूजन हो जाता है, जलालुद्दीन मंगबरनी, खिलजी नहीं है ये। तो जलालुद्दीन मंगबरनी की तरफ बढ़ा, जो कहाँ का था, ख्वारिज्म का था। अब जब उसके क्षेत्र को कब्जा लिया, किसके क्षेत्र को, जैसे एक एक चूहा है, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है। तो अगर ये बिल्ली को मारेगा, तो बिल्ली कहाँ जाएगी, चूहे को मारेगी, चूहे का खाना छीन लेगी, तो यही होगा ना। चूहे के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता, तो वही हुआ। ये कौन है, ये है चंगेज खां। ये कौन है, जलालुद्दीन मंगबरनी। ये कौन है, कुबाचा। अब ये हो क्या रहा है, तो ये इसके पीछे, ख्वारिज्म के पीछे गया, तो ये जलालुद्दीन मंगबरनी आगे बढ़ता है, और यहाँ पर भारत में पहले शरण मांगता है, किससे, ये शरण मांगता है इल्तुतमिश से, क्योंकि इल्तुतमिश में भारत है यहाँ की तरफ। तो यहाँ से इल्तुतमिश से शरण मांगता है, इल्तुतमिश शरण देने को मना कर देता है कि कहीं भी जाओ, मैं भैया चंगेज खां से नहीं लड़ूंगा। इल्तुतमिश ने साफ बोल दिया, मेरे बस की तुम्हें शरण देना नहीं है, तुम कहीं भी जाओ। तो ये क्या करता है, ये कुबाचा की तरफ बढ़ता है, और कुबाचा को यहाँ से हटा देता है। जब कुबाचा को हटा दिया, तो अब ये कहाँ पर आ गया, की तरफ आ गया, यानी कि कहाँ पर आ गया, ये मुल्तान सिंध की तरफ आ गया। अब मुल्तान सिंध पर जब ये आ गया, तो ये पीछे से बढ़ता हुआ आया, और इसने इसको खत्म कर दिया, यानी मुल्तान सिंध को खत्म कर दिया। अब ये चंगेज का क्या था, ये तो वापस चला जाता, और अपने किसी गवर्नर को छोड़ के चला जाता। तो ये वापस चला गया, अपना गवर्नर कहाँ पर छोड़ दिया, सिंध वाले क्षेत्र में, मुल्तान सिंध वाले क्षेत्र में। तो जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है, ये तो चला गया ना, अब जगह खाली पड़ी है, गवर्नर है मात्र। तो चंगेज खां की जब मृत्यु हुई, तो क्या काम करा, इसको फायदा मिला, किसको, इल्तुतमिश को। इसने फौरन ही वहां पर अटैक करा, और इस वाले क्षेत्र को कब्जा लिया। तो ये वाला क्षेत्र इसके पास अपने आप आ जाता है। तो ना तो लाठी उठाई, और सांप भी मर गया, ये वो वाली कहानी हुई। तो यही है। तो क्या है, 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारिज्म के जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए, क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप ध्यान रखना है इसमें से निकलते हुए, कि जलालुद्दीन मंगबरनी किसके टाइम पर कहां पर आया। चंगेज खां ने भारत की तरफ बढ़ते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचा, किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो चंगेज खां आ गया सिंध नदी तक। जलालुद्दीन सिंध में कुबाचा की तरफ बढ़ा, और उच्च पर कब्जा कर लिया। उच्च कहां पर है, वही मुल्तान के नीचे उच्च है, ठीक है। उच्च पर कब्जा कर लिया। अब आगे क्या करेगा, चंगेज खां इसको मार देगा, हटा देगा। लेकिन जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाएगी, तो इल्तुतमिश क्या करेगा, कुबाचा के क्षेत्र सिंध पर कब्जा कर लेगा, मतलब मुल्तान सिंध पर ये कब्जा कर लेगा। तो कुबाचा का क्षेत्र भी इल्तुतमिश के पास आ गया, और यालदोज का क्षेत्र भी, गजनी भी, इल्तुतमिश के पास आ गया। मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया था, तो दिल्ली को मंगोलों से बचा लिया। नहीं तो चंगेज खां जो मंगोल था, वो दिल्ली तक आ पहुंचता, और पता नहीं फिर भारत की राजनीति में क्या उथल पुथल मचती।
तो वो बाद की बात है। तो फिलहाल क्वेश्चन होता है कि मंगबरनी को चंगेज खां मंगबरनी का पीछा कर रहा था। उस समय पर मंगबरनी ने किस शासक से शरण मानी और उसने देने से मना कर दिया? तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। तो बड़ी चालाकी से उसने अपने राज्य को बचा लिया। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन आलम खिलजी पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र और अवध का सूबेदार नासुरुद्दीन महमूद को मैंने बताया था कौन था, इसका पुत्र है, प्रिय पुत्र है, बड़ा पुत्र है, तो इसको भेजा। ठीक। आगे है 1229 में इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन बल्खा खिलजी के को युद्ध में मारकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो क्या कर रहे हैं? मैंने बताया था बंगाल की तरफ वाला क्षेत्र, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र इनके कब्जे में नहीं था। तो वहां पर क्या कर रहा है? पहले ये अपने पुत्र को भेज रहा है, लेकिन पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या है? ये खुद जाता है और वहां पर क्या कर देता है? उसको युद्ध में मारता है और बंगाल को कब्जा लेता है। ठीक, तो ये इसकी विजय हो जाती है। आगे क्या है? अब ये अपने क्षेत्र के मतलब दिल्ली के चारों तरफ अपने आप को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? 1226 में रणथंबोर को जीता। ठीक, रणथंबोर जीतने वाला जो पहला शासक है वो कौन है? इल्तुतमिश है। रणथंबोर मतलब जो राजपूतों की एक राजधानी होती थी, तो वहां पर ये पहुंच गया है और उसको जीत लिया। और उसको जीतने वाला पहला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। आगे जाके हम देखेंगे किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो फिलहाल इल्तुतमिश है। 1227 में परमार कौन है? ये भी राजपूत है। इनकी राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर दिया और उसको अधिकार में ले लिया। तो 26-27 में क्या कर रहा है? ये पहले चित्तौड़ को जीत सॉरी रणथंबोर को जीत रहा है और फिर किसको जीत रहा है? परमारों की राजधानी मंदसौर को जीत रहा है। 2829 में जालोर के शासक उदय सिंह को अधीन करके उन्हें वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। तो जालोर को भी जीत रहा है। रणथंबोर, मंदसौर और जालोर ये एक साथ में आगे पीछे जीतता चला जाता है। 1231 में ग्वालियर के परिहार शासक मंगलदेव पर भी विजय ले लेता है। ग्वालियर ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम चांदी के टके पर उत्तीर्ण कराया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ये डाल दिया है कि किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अपने सिक्के, टके, चांदी वाले सिक्के पर अंकित कराया था। तो वो कौन सी विजय थी? ग्वालियर विजय। हालांकि ये शासक का नाम नहीं पूछा जाता है, तो ग्वालियर विजय को जरूर ध्यान रखें। तो जो परिहार शासक है ग्वालियर विजय का, मंगलदेव, मतलब उसको ग्वालियर को जीता और इस विजय के उपलक्ष्य में ये काम करवाया 1231 में। 1233-34 में इल्तुतमिश क्या कर रहा है? सेनापति और ग्वालियर के सूबेदार मलिक तुरासुद्दीन तैयसाई ने कलिंजर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। जो ग्वालियर का सूबेदार उसने नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने, भाई ग्वालियर से इसको तो हरा दिया ना, इसको हरा दिया तो वहां पर अपना सूबेदार नियुक्त करेगा, अपना गवर्नर नियुक्त करेगा। और वो गवर्नर कौन था? मलिक तुरादुद्दीन तयसाई। ठीक है, इसको नियुक्त किया। इसने क्या काम करा? कालिंजर पर आक्रमण कर दिया, ग्वालियर के पास ही है, तो कालिंजर भी अब इसके पास में पहुंच गया। 1234-35 में इल्तुतमिश में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को लूटा लूटा और नष्ट किया। तो यहाँ पर मालवा क्षेत्र भी, अब उसके नीचे ही मालवा क्षेत्र है, उस पर भी आक्रमण कर दिया। तो ऊपर से लेकर ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देखना इस चीज को। तो रणथंबोर जीता, मंदसौर जीता, जालोर जीता, ग्वालियर जीता। ग्वालियर का जो सेनापति है उसी ने आगे कालिंजर को जीत लिया, मालवा को जीत लिया, आगे चल गए। तो ये सारी विजय एक के बाद एक ये करता चला गया। अब बाद में क्या होता है? बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है। उत्तराधिकारी कौन है? तो वो रजिया सुल्तान तो बाद में। पहला कौन था? नसरुद्दीन महमूद। लेकिन नसरुद्दीन महमूद की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, तो उसका तो मकबरा बनवा दिया सुल्तानगढ़ी में। अब कौन बची? रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान को, मतलब रजिया को, अपनी जो पुत्री थी रजिया, उसको बहुत चाहता था। अब ये उसको क्या करना चाह रहा है कि उसमें सुल्तान बनने के सारे गुण हैं। ठीक है, तो ये उसको सुल्तान बनाना चाह रहा है, लेकिन उसको सुल्तान बनाने की मर्जी नहीं है। जो इसका संगठन था तुर्के चालीसा, तुर्के चहरगानी, तुर्क अमीर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई शासिका, कोई औरत, सबसे बड़ी बात कोई औरत, क्योंकि अभी के जमाने से भी सोचो 1000 साल पहले क्या होगा, अभी में इतना वो है। तो कोई औरत उन आदमियों पर, तुर्क अमीरों पर के ऊपर बैठे, ये वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन ये ऐसा चाहता था जीवित रहते हुए। तो इसके उत्तराधिकारी एक बार देखें तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
लेकिन उसकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक औरत उसके उनके ऊपर शासन करे, एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। तो जो इसका अयोग्य पुत्र था और विलासी पुत्र था, उसे कोई मतलब नहीं, उसे पीना खाना अय्यासी करना था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो इसको क्या बना दिया। एक फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पर मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ सारी चीजों को। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक है, वो अलग है। ये रुकनुद्दीन फिरोज है, फिरोज शाह है। तो इसको क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। किसने, अमीरों ने, क्योंकि उनकी ही चलती थी भाई, जिसको वो तुर्के चालीसा के सदस्य, चहलगानी के सदस्य चाहेंगे, क्योंकि वही ताकतवर लोग हैं, जो पंच चाहेंगे पंचायत में तो वही निर्णय होगा ना। तो वो उन्होंने क्या काम करा, रजिया की जगह किसको, रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। एक बार शुरू वाले पहले पेज पर चलो, एक बार आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद कौन बन रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1210 से 1236 तक ये रहता है, लंबा शासन है 26 साल का। और उसके बाद 36 में ही कुछ समय के लिए ये रहेगा। उसके बाद में आ जाएगी रजिया सुल्तान, 1236 से और 1240 तक एकमात्र महिला शासिका रहती है, 4 साल के लिए सारी रहती है। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, ये आ गया। अब यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है, ये जो नासरुद्दीन महमूद है, यहाँ पर नासरुद्दीन महमूद को सबसे पहले होना चाहिए था, इल्तुतमिश के बाद उसके पुत्र। लेकिन वो नासरुद्दीन महमूद जो इसका पुत्र था, सुल्तानगढ़ी में जिसका मकबरा है, वो पुत्र था जिसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी 1225 के आसपास। उसकी मृत्यु तो पहली होगी, वो तो कब्र में दफन पड़ा है। ये कौन है, दूसरे बेटे हैं इसके। और ये जो नासरुद्दीन महमूद है, इसका एक्चुअल में नाम है नासरुद्दीन महमूद शाह, लेकिन इसका जो नाम रखा गया था वो नासिरुद्दीन महमूद के ही नाम पर रखा गया है। ये कौन है, नासिरुद्दीन महमूद, जो इसका बेटा है, इल्तुतमिश का बेटा है नासिरुद्दीन महमूद। इस नासिरुद्दीन महमूद का ही बेटा है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो शाह की जगह इसको नासिरुद्दीन महमूद ही कहते थे। तो ये वाला जो नासिरुद्दीन महमूद है वो इसका पौत्र है, पोता। और बेटा किसका है, नासिरुद्दीन महमूद का ही बेटा है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना अपने अंदर। तो कौन आ रहा है, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, फिर रजिया सुल्तान आएगी, फिर ये लोग आएंगे। तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, तो कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अमीरों ने क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन के शासन में उसकी माँ शाह तुर्कान, ठीक है, ये शाह तुर्कान जो थी एक दासी थी जिसको खरीद लिया गया था, बाद में उससे खुद विवाह कर लिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने विवाह कर लिया तो कौन बन गया, रानी बन गई वो। रानी बन गई तो ये क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका बनी, क्योंकि ये तो भोग विलास में रहता था, अयोग्य था। सॉरी, कौन, ये ये तो अयोग्य है रुकनुद्दीन। तो इसकी माँ शासन चलाती थी कौन, शाह तुर्कान। और वो इतनी क्रूर थी कि वो किसी को देख नहीं सकती थी अपने आगे। उसने धीरे धीरे क्या काम किया, जो चालीसा के सदस्य थे उनको भी मारना चालू कर दिया, उनकी बात कोई नहीं सुनती थी। अब इस बात से जो तुर्क अमीर थे वो बड़े नाराज हुए। जिन लोगों ने इसको शासक बनाया रुकनुद्दीन फिरोज को, क्यों बनाया, क्योंकि ये जो रजिया है एक स्त्री है, स्त्री को वो अपने ऊपर हुक्म चलाते हुए नहीं देख सकते। अब यहाँ भी उनको स्त्री मिल गई जो इनके ऊपर हुक्म चला रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। तो अब इस बात से ये अमीर जो थे वो इससे ना खिलाफ हो, मतलब खिलाफ हो गए और इसका विद्रोह करने लगे। तो राज्य में क्या होगा, अशांति फैल गई, क्योंकि इसने इतने टैक्स लगा दिए जनता के ऊपर भी, जनता बिल्कुल पूरी तरह परेशान होगी, बस उनको लूटती खचोटती पैसे लेती। तो अराजकता और विद्रोह हो गया। इसका लाभ उठाकर जो रजिया थी उसने क्या काम करा, लाल वस्त्र पहनकर, क्यों पहने, क्योंकि न्याय का जो प्रतीक था इसके इल्तुतमिश के समय वो लाल वस्त्र ही था। तो लाल वस्त्र पहनकर नवाज के अवसर पर ये खड़ी हो जाती है दिल्ली की जनता के सामने और बोलती है कि आप न्याय करो मेरा और मैं न्याय करूंगी आपका। मेरे साथ अन्याय हुआ है कि मुझे छोड़कर और मेरे सौतेले भाई को क्या बना दिया गया है, सुल्तान बना दिया गया। आपके साथ अन्याय हुआ है कि आपसे इतना टैक्स लिया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपके साथ मारपीट की जाती है, शासन में मतलब बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। तो इस बात को जब बोला तो जनता इसके बातों में आ गई और जनता ने इसका समर्थन किया और रजिया दिल्ली की शासिका बन गई। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, दिल्ली का तख्ता पलट हुआ, दिल्ली की शासिका एक बार रजिया बन जाती है। तो इसे देख लेते हैं, रजिया सुल्तान।
इस शमसी वंश को एक साथ ही खत्म करेंगे, मतलब इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, इनको सबको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रजिया सुल्तान का समय क्या है, 1236 से 1240, ध्यान रखना है इसको। 1236 से 1240 ज्यादा समय के लिए नहीं रही। क्यों नहीं रही, एक छोटी सी गलती, और वो क्या गलती थी उसको इसमें समझना। पहले एक बार बता देता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण शासिका है, इसके बारे में जो इतिहासकार हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि इसमें शासिका बनने के सभी महत्वपूर्ण गुण थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये शासिका ना बने। एक इतिहासकार इसको बोलते हैं, इतिहासकारों की जब हम टिप्पणी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक इतिहासकार इसको बोल रहे हैं कि ये अगर महिला नहीं होती तो एक बहुत महत्वपूर्ण शासक बना हुआ होता दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि एक महिला थी और महिला होना ही इसका केवल दुर्भाग्य रहा कि इसको मार दिया गया। कहानी क्या हुई, एक बार इसको पढ़ लें फिर कहानी बताता हूँ, क्योंकि पढ़ लोगे तो नहीं तो ध्यान इधर ही रहेगा। तो रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट और कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में और जनता के सामने आने लगी। एक अबीसीनियाई दास जमालुद्दीन याकूत, जहां जहां मैं मार कर रहा हूं वो नाम ध्यान रखने हैं। याकूत को उसने गंभीर सॉरी आमिर ए आखुर का पद दिया, अस्वसाला का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इससे नाराज होकर एक अमीर अल्तूनिया, तबर हिंद या भटिंडा का इख्तियार था, उसने विद्रोह कर दिया। निजामुल मुल्क जुनैदी कौन था, इल्तुतमिश का जो सेनापति होता था, इल्तुतमिश का वजीर, इसने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब हुआ क्या, कहानी ये हुई कि तुर्क अमीरों ने, ये चालीसा के जो सदस्य थे, चहलकानी के सदस्य, उन्होंने ये सोचा भाई कुछ भी नहीं, चलो अभी भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एक काम करते हैं, रजिया को ही, कम से कम इसमें सुल्तान बनने के गुण हैं, सब लोग कहते भी हैं, इल्तुतमिश भी यही चाहता था, तो इसको सुल्तान बना दिया जाए। जैसे कि रजिया को सुल्ताना बनाया गया, सुल्तान मतलब सुल्ताना बनाया गया, तो क्या हुआ कि रजिया दरबार में आने लगी, दरबार लोगों के बीच जाने लगी, घोड़े पर बैठकर चली जाती है ना। जब इस तरीके से हाथी घोड़े पर बैठकर जनता के सामने जाती, दरबार में आती, सबको उसके सामने सिर झुकाना पड़ता। अब ये कपड़े पहनकर आती जो सुल्तान पहनकर आता था, है ना, ऊपर से कोट जिसको कुबा कहा गया है, कुबा कहा जाता था, और एक कुल्हा यानी कि टोपी पगड़ी, वो बांध कर जब आती थी, तो अब सरदारों को ये लगने लगा कि भाई ये तो गलत बात है, मतलब इस तरीके से ये आ रही है, इसमें महिला वाले कोई भी गुण नहीं है, महिला वाले, एक महिला में महिला का वो दिखना चाहिए, जबकि ये पुरुषों की तरह आती है, पुरुषों की तरह रहती है, पुरुषों की तरह हुक्म चलाती है, सबसे बड़ी बात ये थी। अब इस बात से थोड़े बहुत नाराज थे, कोई बात नहीं, चल रहा था, एक दो साल बीते। अब उसी बीच में क्या हुआ, एक व्यक्ति था याकूत, अबीसिनियाई व्यक्ति था ये याकूत, हबसी, है ना, मतलब तुर्क नहीं था, तो अफ्रीका साइड का था, तो हबसी होगा। तो उसको क्या काम करा, उसका संबंध जोड़ दिया गया, अब या तो था या नहीं था, ये केवल कहानी है, तो उसका संबंध जोड़ा गया रजिया से। रजिया ने गलती की कि क्या किया, उसको अमीर आखुर के पद को मैंने पहले भी बताया, ऐबक के टाइम पर क्या होता था, ये अश्वशाला का प्रधान होता था। अश्वशाला मतलब जो घुड़सेना होती थी उसका प्रधान है, यानी कि एक बहुत बड़ा पद है, एक ताकतवर पद है, और बहुत जो खास होता था उसी को दिया जाता था। तो याकूत को क्या किया इसने, जो एक अलग तुर्क नहीं था, दूसरे जाति का था, उसको अमीर आखूर का पद दे दिया, और उससे ज्यादा क्लोज रहने लगी। बहुत ज्यादा जब क्लोज रहती, उसको कोई भी बात करनी होती, कोई भी डिस्कशन होता, अकेले में बात कर रही है इस बात से, या किसी भी मुद्दे पर और सरदारों को ना लेकर उसको लेकर जा रही है, तो इस बात से लोग खिलाफ हो गए, और ये सारे में चर्चा होने लगी इसके प्रेम संबंध की, किससे, याकूत से। जब ये चर्चा चलती है, तो इस चर्चा को चलते हुए कुछ दिन हो गए थे, तभी एक व्यक्ति जो भटिंडा का सूबेदार था, उसका नाम था अल्तूनिया, नाम ध्यान रख लेंगे, अल्तूनिया। तो जो भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया था, ये भी इन सरदारों में से ही था, तो ये बाकी सरदार को लेता है और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, और बोलता है कि ये भी बिल्कुल गलत हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, हमारे होते हुए, हम सबके होते हुए, इतने सारे तुर्कों के होते हुए, एक गैर तुर्क को इतने ऐसे संबंध में ये रजिया रख रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऊपर से हमें हुक्म झेलना पड़ रहा है। तो इस बात से लोग नाराज हुए, और इसने षड्यंत्र रच दिया अल्तुनिया ने। अब जब अल्तुनिया ने षड्यंत्र रच दिया, तो रजिया क्या करती है, रजिया दिल्ली से भटिंडा की तरफ जाती है, ध्यान से समझना इस बात को, भटिंडा मतलब पंजाब, है ना, तो दिल्ली यहाँ पर है और भटिंडा यहाँ पर है। तो रजिया इस षड्यंत्र को दबाने के लिए भटिंडा की तरफ चली।
जैसे ही भटिंडा की तरफ चली, वैसे ही यहाँ जब याकूत था, इस याकूत को क्या काम किया, मार दिया गया इन अमीरों के द्वारा, बाकी अमीरों के द्वारा इसको मार दिया गया। मतलब इसने ही मरवाया, अल्तुनिया ने कुल मिलाकर इसको, याकूत को मार दिया। अब जब याकूत को मार दिया, इसको पता चलता है रजिया को, तो रजिया क्या करती है, रजिया को भी मारने वाला था अल्तुनिया, तो याकूत को मारा और रजिया को मारने वाला है कौन, अल्तुनिया। तो इसने क्या काम करा, बड़ी चालाकी से रजिया ने उसको एक प्रस्ताव देती है कि एक काम करो, मेरा प्रेमी तो जब भी गया, है ना, चालाकी देखना इस बात में, मेरा प्रेमी तो जब भी गया, अब तुम अल्तुनिया हो, तो क्यों ना तो हम दोनों एक हो जाएं, है ना। इस बात को अल्तुनिया मान लेता है, और अल्तुनिया और रजिया का विवाह हो जाता है। कहाँ पर हो रहा है, भटिंडा की तरफ ही, ठीक है, समझ गए। अल्तुनिया जो इसका प्रेमी था याकूत, उसको मारा, रजिया को भी मारने वाला है, लेकिन रजिया ने विवाह का प्रस्ताव दिया और ये बोला कि आप राजा बन के रहोगे, मैं रानी बन के रहूंगी, और प्रजा पर हुक्म चलाएंगे। इस बात को अल्तुनिया माना, इसके बातों में आकर। अब जैसे ही इस बात को मानता है, तो ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई, इस बात के खिलाफ अमीर हो जाते हैं, और जब ये भटिंडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वापस यहाँ की तरफ आ रहे हैं, तब इन दोनों को ही रास्ते में मार दिया जाता है। समझ गए इस कहानी को, तो अब देख लो क्या है ये। तो पर्दा पर्दा तैयार कर क्या करा, कुबा और कुल्हा पहनकर ये दरबार में और जनता के समक्ष चली जाती, घोड़े वोड़े पर बैठ के चली जाती। याकूत को अमीर आकुर का पद दे दिया, अस्वला के प्रधान का। इससे संबंध होने की वजह से अल्तुनिया बड़ा नाराज था, जो इक्तादार था कहाँ, भटिंडा तबरिंद का, उसने विद्रोह कर दिया। निजामुल मुल्क जुनैदी ने अमीरों के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह इस तरह से बढ़ा कि लाहौर के इक्तदार कबीर खान ने रजिया का, मतलब किसने, जो निजामुल मुल्क जुनैदी था उसने भी विद्रोह किया, जो लाहौर का इक्तदार था कबीर खान उसने भी विद्रोह किया। रजिया अमीरों के विद्रोह का दमन करने के लिए राजधानी से जैसे ही बाहर निकली, कहानी मैंने बता दी है, अल्तुनिया ने याकूत को मरवा दिया। तो जब याकूत मरा, तो रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। जब ये शादी हो गई, तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में जो मोहिजुद्दीन बहराम शाह था, उसने गद्दी हत्या ली। बहराम शाह कौन है, इल्तुतमिश का दूसरा बेटा, ठीक है। तो बहराम शाह ने, दूसरा क्या तीसरा चौथे नंबर का आ गया, तो बहराम शाह ने गद्दी हत्या ली है। दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठ गया है। अब जब दिल्ली की गद्दी पर कौन, बहराम शाह बैठ गया, तो ये दोनों जब दिल्ली आ रहे हैं, तो 1240 में अल्तुनिया के साथ रजिया की षड्यंत्रकारी डाकुओं ने कहा कैथल हरियाणा, दिल्ली पहुंचे नहीं पहले ही हरियाणा के पास हत्या कर दी, और गद्दी पर कौन बैठ गया है, बहराम शाह बैठ गया है। कहानी को समझ गए हो गया अच्छे से। तो ये थी रजिया सुल्तान। अब आते हैं ये बहराम शाह क्या था, बहुत छोटे छोटी चीज है, इसको खत्म ही कर लेते हैं, एक दो चीजें हैं। तो बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह इसका पूरा नाम है। 1240 से 42 तक रहा, मात्र ज्यादा समय के लिए ये भी नहीं रहा, जल्दी जल्दी बदलते जा रहे हैं अमीर तुर्क चालीसा की वजह से। 1241 में तेर बहादुर के नेतृत्व में लाहौर पर प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। मतलब ये पूछ लिया जाता है कि मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ, जैसे कि मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम पर हो रहा है, लेकिन कहाँ तक, वो सिंध नदी तक रह रहा है, वैसे ही इसके टाइम पर लाहौर में आक्रमण हो रहा है, मंगोल आक्रमण, वो तेर बहादुर के नेतृत्व में, ठीक है। बैराम शाह ने एक नए पद, इसके लिए जो खास बात है वो केवल ये है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये नायब ए मुमालकित, इसको नायब के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, नायब, नायब। तो जो नायब का पद सृजित किया दिल्ली सल्तनत में, वो किसने किया, ये मेन क्वेश्चन है। रजिया के बाद जो सुल्तान बना कौन, बहराम शाह। जो पहले था वो एक आराम शाह था, ठीक है, एक आराम शाह निकल गया ऐबक के बाद में, ये है बहराम शाह। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर करके चल रहा हूँ। देखो, हिस्ट्री या जीएस तभी अच्छी हो पाएगी आप लोगों की, ध्यान रखना इस बात को, जब आप हल्का सा भी कोई नाम में कंफ्यूजन आ रहा है, हल्की सी भी कोई चीज में कंफ्यूजन आ रहा है, तभी उसको दूर करें, उनका डिफरेंस समझें कि ये तो वो, ये वो, अच्छा ऐसे और ऐसे, तब ये क्लियर हो पाएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे पेपर में, वो 50-50 में नजर आते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो नायब ए मुमालकित, यानी कि नायब का पद जो सृजित किया नए पद का, वो बहराम शाह ने किया। और ये होता कौन था, तो ये है जो सुल्तान के बाद राज्य को संभालने वाला सबसे मुख्य व्यक्ति है, उसको बोला गया नायब ए मुमालकित, ठीक है। तो जो तुर्क अमीर होते थे, चालीसा के सदस्य होते थे, उनमें से एक को क्या बना दिया जाता था, नायब बना दिया जाता था। मतलब वो सारे के सारे तो ही हैं शक्तिशाली,
उनका भी एक प्रधान बना दिया जाता था। ऐसे समझो, उनका भी एक प्रधान बन गया। तो जब वो कुछ बोलेगा तो ये 40 बोलेंगे। वो जब ये 40 बोलेंगे, मतलब 40 वाले बोलेंगे, तो 40 वालों की शक्ति जिधर को चलेगी उधर सुल्तान की शक्ति चलेगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पद था। कौन सा? नायब ए मुमालिकित। सर्वप्रथम नायब किसको बनाया गया? तो मलिक एतगीन को नायक बनाया गया। नायक का पद दिया गया किसको? एतगीन को। अब यही तख्ता पलट करवाएगा आगे चल के। 1242 में अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। देखो, 40 से 42 तक इसकी हत्या होगी। 41 में कुछ नहीं, 42 में इसने क्या किया? अ, अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। इससे पहले इसने एक पद बनाया गया था, नायब मुमालिकित, मलिक एतगीन। इसके बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह अगला शासक आ जाएगा। तो सीधा सीधा सा, रजिया सुल्तान को षड्यंत्रकारी भीड़ ने मार ही दिया था, मतलब षड्यंत्र करके उसको मार ही दिया रास्ते में, कैथल पे। उसके बाद बहराम शाह आया। बहराम शाह ने एक नायब का पद बनाया, मुमालिकित, नायब मुमालिकित। एतगिन को नायक बना भी दिया, लेकिन उसको हटाकर एक दूसरा लेकर आ जाते हैं ये अलाउद्दीन मसूद शाह 42 में। और ये कुछ खास इसका रोल नहीं रहा, कुछ समय के लिए शासक रहा। इसके बाद आ जाता है नसरुद्दीन महमूद। ये महमूद शाह करना ज्यादा उचित रहेगा, ध्यान रखना है। ये है कौन? तो अभी इसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, इल्तुतमिश का पौत्र। इल्तुतमिश का पौत्र। तो कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किताबों में इसी तरीके से लिखा हुआ है नसरुद्दीन महमूद। तो मैंने लिखा इसी तरीके से है, जिससे कि आप किताब का भी पढ़ सके और साथ में माइंड में ये रख सके कि ये नसरुद्दीन महमूद पौत्र है, पुत्र पहला था। तो नसरुद्दीन महमूद शाह इसका पूरा नाम है। 42 से और 46 तक 4 साल के लिए ये भी रहता है। 4 साल रजिया सुल्तान, 2 साल उसके बाद बहराम शाह, कुछ समय के लिए मसूद शाह, और फिर कौन आ रहा है? महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। तो 1246 में बलबन ने अमीरों की सहायता से मसूद शाह को, क्योंकि बलबन अब सबसे शक्तिशाली उभरता जा रहा था। जब बलबन हम करेंगे तो बलबन में डिटेल में समझाऊंगा कि वो शक्तिशाली बनता चला गया, और जो नायब था वो उस पद को से भी आगे बढ़ जाता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अमीरों की सहायता से मसूद शाह को बंदी बनाया, मसूद शाह को हटाया, ठीक है, जो किसके? बहराम शाह के बाद बनाया था। और उसको हटाकर इल्तुतमिश के पुत्र कौन? नासरुद्दीन महमूद शाह को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। ठीक है, 42 में। उसके, सॉरी, 46 में। 42, 42 से 46, 42 में। वो गलती से लिख गया 46, उसको ध्यान कर लेना। इसके शासनकाल में बलबन क्या रहा? प्रधान रहा। ठीक है। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए मुमालिकित, चलो यहीं पे आ गया, अगली क्लास की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बताया था कि बलबन को पहले एतकीन था जो नायब था, किसके समय में? अभी बहराम शाह के समय में नया नया पद सृजित हुआ है। एतगिन को क्या बना दिया? नायब मुमालिकित बना दिया। उसके बाद जैसे ही कौन सा है? मसूद शाह। मसूद शाह को हटाकर जो इनकी कठपुतली पर नाचेगा, मतलब कठपुतली बन के नाचेगा, उसको शासक बनाएंगे। तो इसको भी हटाया और इसको हटाकर नासरुद्दीन महमूद शाह को बनाया। नासरुद्दीन महमूद शाह के समय पर क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। इसका समय ये 46 से 66 आएगा, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। वो गलती से लिख गया है, वही मैं सोचूं कि यहाँ पर कैसे ये चेंज हो रहा है। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, बाकी इनका समय पहले लिखा हुआ है, वहां से आप इसको सही कर लेना। वो थोड़ा सा गलत लिख गया है, उसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ, ये रहा। मसूद साहब 42 से 46, वो ये समय गलत लिख गया है। ठीक है, ये 40 से 42। रजिया सुल्तान 36 से 40, ये 40 से 42। मसूद शाह 42 से 46, और नासरुद्दीन महमूद 46 से 66, ये समय है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखने में। ये शुरू से देख लेते हैं। रजिया सुल्तान 36 से 40, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आया 40 से 42। बहराम शाह के बाद में 42 में आ जाएगा कौन? 42 से 46 के लिए कौन आता है? ये 42 से 46 जो है, ये आ रहा है मसूद शाह। ठीक है, इसको हटाया जाता है और यहाँ पर इसको खत्म करके इसको करेक्ट करना है आपको 46 से 66।
जब तक ये क्लियर नहीं होता ना माइंड में, वही चलता रहता है। थोड़ी देर से मेरे माइंड में यही चल रहा था, ये 46 में ये तो सही है, यहाँ पर 42 46 लिख दिया, क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्या है कि समझाने पर भी फोकस रहता है, और जो गलत हो जाए वो चीज़ माइंड में चलती रहती है पीछे से, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो इसको ठीक कर लेना, 46 से 66। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बलबन ने इसको हटाया और मसूद शाह को और सुल्तान बना दिया 46 में। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 46 ही है। तो 46 में सुल्तान बना दिया किसको, नासरुद्दीन महमूद शाह को। इसके शासनकाल में बलबन शासन का प्रधान बन गया। कैसे बन गया, जो महत्वपूर्ण पद था, कौन सा, नायब ए मुमालिकित का पद, वो किसके, बलबन के पास पहुंच गया। यानी कि जो सुल्तान था, सुल्तान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, वो कौन होगा, नायब मुमालिकित अर्थात बलबन होगा। ध्यान रखना है, इसका पद भी ध्यान रखना है, नायब मुमालिकित पद का प्रधान। ये पद प्रदान करके क्या किया, इसको उलूग खां की उपाधि दी। तो उलूग खां की उपाधि किसने दी है, नासरुद्दीन महमूद शाह ने किसको, बलबन को दी है, उपाधि दी। और बलबन ने सुल्तान से, नसरुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। यानी कि यहाँ पर आकर उल्टा हो गया। अभी तक जो राजा देख रहे थे हम, जैसे ऐबक था, गोरी का दामाद था, इल्तुतमिश था, ऐबक का दामाद था। ठीक है। यहाँ पर बलबन को इसका दामाद होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, बलबन ससुर बन गया और ये नसरुद्दीन महमूद दामाद बन गया। यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया, और यही लालच होगा या जो भी कुछ होगा, साथ में इसको, बलबन को क्या दे दिया उसने, उलूग खां की उपाधि दे दी। यानी कि उलूग खां कौन है, बलबन, ध्यान रखना, बलबन किसने उपाधि दी है, तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने। कब दी है, नायब मुमालिकित का पद देते हुए इसको ये उपाधि दी है। बदले में इसने क्या दिया है, अपनी पुत्री दे दी है। ठीक है। ये हो गया। इसको बनाए रखें 46 से 66, ये गड़बड़ ना हो। आगे 1253 में इमादुद्दीन रेहान ने बलबन को हटाकर खुद नायब का पद प्राप्त कर लिया। अब ये गड़बड़ थी, इमादुद्दीन रेहान जब बलबन को हटाकर नायब का पद प्राप्त करेगा तो यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। नसरुद्दीन के समय मंगोल नेता हलाकू ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। पूछा जाता है, जैसे मंगबरनी आया था, उसको शरण नहीं थी, और उस समय पर चंगेज खां आ रहा था। किसके समय पर चंगेज खां आ रहा था भारत पर आक्रमण करने, तो इल्तुतमिश के समय पर। पूछा जाता है, मंगोल आक्रमणकारी हलाकू किसके समय पर लाहौर पर अधिकार कर लेता है, तो नासरुद्दीन महमूद के समय पर। तो ये अधिकार हो गया। नासरुद्दीन का दरबारी कवि काजी मसद ए हुकूमत, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है, मिनहाज उस सिराज है। ठीक है। तो मिनार उस सिराज अभी तक बना हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक है उस समय का, और इसने लिखी है तबकात ए नासरी। तो ये जो सारी कहानी चल रही है, इल्तुतमिश से लेकर इस नासरुद्दीन महमूद तक, कितने शासक हो रहे हैं, ये 5 यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, और उसके बाद मसूद शाह, और ये नासरुद्दीन महमूद शाह, और आगे बलबन। तो ये जो सारी कहानी देखने मिल रही है, वो किसके द्वारा लिखी हुई है, तबकात नासरी में लिखी हुई है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी। किस समय का जिक्र मिलता है, ध्यान रखें, शमसी वंश का, गुलाम वंश के शमसी वंश का जिक्र मिलता है इसमें। तो ये है, तो इसको समझ गए होगे। तो अब आ जाता है कौन, बलबन। बलबन क्या करता है, जब जैसे ये किसको बना दे रहा है, इमादुद्दीन रेहान को नायब का पद मिल जा रहा है, बलबन थोड़ा सा दुखी होता है। बलबन अब षड्यंत्र रचने लगता है, और धीरे धीरे कर कर अपने ही दामाद, जो नसरुद्दीन को बनाया था उसने, अ, उसको हटा देता है। मतलब हटाने का मतलब उसको मार दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बलबन ने मारा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मारा, अपने आप मरा है, जो भी कुछ था, इसने जहर देकर उसको मार दिया, जैसे भी हुआ। अब ये क्या करेगा, नसरुद्दीन महमूद हट जाएगा, और अब कौन आ जाएगा, गयासुद्दीन बलबन आ जाएगा। तो बलबन को हम बाद में करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बस इतना कर देना आप लोग, कि इसको लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी को भी शेयर ना कर सके तो कम से कम खुद साथ में जुड़ जाना, बाकी की क्लास देख लेना बिल्कुल सीक्वेंस में, क्योंकि एक कहानी चलती है इसमें, तो सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जितना आप लोग साथ देंगे मेरी तरफ से उतना ही ज़्यादा अच्छा, और जल्दी जल्दी सारी क्लासेस सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बस इतना समय आपको वादा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ जरूरी है। तो अभी क्या देखेंगे हम, अगली क्लास में बलबन को देखेंगे, बलबन क्या था, उसके सिद्धांत क्या थे, सेना का गठन, गुप्तचर विभाग, उत्तराधिकारी, ये सब देखने वाले हैं हम बलबन में। ठीक है। और बलबन के उत्तराधिकारी देखने वाले हैं। तो फिलहाल आज हमने इल्तुतमिश
और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को देख लिया है। क्लास को रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार देख लो किस तरीके से इल्तुतमिश आया, जल्दी जल्दी पढ़कर। इल्तुतमिश इल्तुतमिश की शासन नीतियां क्या थी? चहलगानी, इक्ता व्यवस्था, ये सब। निर्माण कार्य क्या थे? मकबरा पहला, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा, तालाब, ये सब। दमन विजय कैसे किए? यालदोज, कुबाचा, इन सबको कैसे हराया? रणथंबोर जी जीत कैसे करी? इसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो देख लिए हमने। फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह और वो सब। तो ये हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।